ठीक है, एक बार लास्ट क्लास का थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हमने जस्ट स्टार्ट किया था कि लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ते क्या हैं। बेसिकली हम कॉजेज़ ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते कैसे करना होता है वो पढ़ा था। लॉज ऑफ मोशन में हम ये स्टडी करते हैं कि मोशन, चलो ठीक है डिस्क्राइब करना आ गया, बट मोशन हो किस लिए रहा है और आगे कैसा होगा ये प्रेडिक्ट करना हम इसमें सीखते हैं, इस वाले चैप्टर में सीखते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना होता है कि मोशन कॉज कौन कर रहा है, और कॉज ऑफ मोशन in all cases is due to an external agency that puts a force on a given object। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट कॉजेज मोशन और दैट स्टॉप्स मोशन। एंड फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इनर्शिया क्या होता है। तो एकदम स्टार्ट में हमने ये पढ़ा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ पुश और अ पुल, पुश और अ पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि एक्चुअली बिफोर इनर्शिया हम इस चीज़ की बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट, हाउ बोथ द सिचुएशंस आर कम्प्लीटली द सेम, बिकॉज दोनों ही सिचुएशंस में नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। एंड देन उसके बाद फिर गैलीलियो मतलब एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, जो कि बस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जिसका आज के टाइम पे कोई वैलिडिटी नहीं है। देन उसके बाद हमने पढ़ा गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है एंड इनर्शिया एग्जैक्टली होता क्या है। लॉ ऑफ इनर्शिया दैट दी if the net external force on a body is zero, then a body at rest will continue to remain at rest and a body in motion will continue to move with a constant velocity। ये था आपका law of inertia। law of inertia given by Galileo। this was given by Galileo, and for this law of inertia itself he had defined a particular property of a body called the inertia। inertia is the property of a body by virtue of which it resists a change in its state of motion or of uniform motion। ठीक, ये तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन होता है। इसका एज सच कोई मतलब फिजिकल प्रॉक्सी नहीं है। द क्लोजेस्ट फिजिकल इक्विवेलेंट ऑफ इनर्शिया इज़ मोमेंटम, जो कि हम न्यूटन्स लॉज जस्ट इसके बाद जब पढ़ते हैं तो उसमें हम डिफाइन करते हैं। तो ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया से ही जो मॉडर्न मैकेनिक्स का स्टार्ट हुआ, एंड देन आफ्टर दैट न्यूटन पिक्ड अप फ्रॉम हियर एंड ही गेव हिज 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसके बेसिस पे अभी जो भी हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो डिफाइंड होता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही था गैलीलियो का। ठीक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ इज बेसिकली गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया इटसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड अदरवाइज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ता तब तक जो बॉडी का जो भी मोशन का स्टेट है, बी इट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, इट विल रिमेन लाइक दैट अनलेस जो एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है अलग से वो उसको चेंज नहीं करता। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा स्टेटमेंट का? मैथमेटिकल फॉर्म ये था कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज़ ज़ीरो, इसका मतलब जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मीनिंग नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी मीनिंग एक्सेलरेशन ज़ीरो। ठीक, बट दिस लॉ वर्क्स बोथ वेज एज वेल। दिस लॉ ऑल्सो असर्ट्स कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इफ द बॉडी is in uniform motion or is at rest, then also we can conclude that the net external force is equal to zero। ठीक है, दो पार्ट्स है। ठीक है, these two statements are not the same thing। ठीक है, one is the converse of the other, but Newton's first law guarantees that both are true। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने न्यूटन्स सेकेंड लॉ की बात की थी। सेकेंड लॉ क्या था? ठीक है, फर्स्ट लॉ वाज अबाउट बॉडीज बीइंग एट रेस्ट और व्हाट हैपेंस व्हेन द नेट फोर्स इज ज़ीरो और द नेट एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा और जनरल लॉ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है या फिर अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है तो फिर मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स is actually directly proportional to the
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt बोल देते हैं उसको हम, ठीक है। अगर एवरेज फोर्स की बात कर रहे हो तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ΔP/ΔT। अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात कर रहे हो तो फिर वही लिमिट नोटेशन लग जाता है, हम उसको ऐसे लिख देते हैं लिमिट ΔT गोज़ टू 0 ΔP/ΔT, जो कि आपको पता है इसको हम dp/dt भी लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt एंड इन SI यूनिट्स ये जो प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। इन SI यूनिट्स दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू 1। वो इन SI यूनिट्स हमारे पास रिलेशन ये आ जाता है दैट F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt, ठीक, ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा और आगे रिफाइन करके आपने जो 9th एंड 10th क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आता है, इसी चीज़ को थोड़ा और रिफाइन करके हम उस रिलेशन पे भी ला सकते हैं। तो वो हमने कैसे किया था लास्ट क्लास में। बेसिकली इफ़ यू हैव अ सिस्टम वेयर द मास ऑफ द बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग, ठीक है। अगर एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं उस पर सपोज चार पाँच फोर्सेस लग रहे हैं सच दैट जो सपोज इसका मास m है एंड इसका मास m है एंड कोई एक एक्सेलरेशन है इन अ गिवन डायरेक्शन, तो सपोज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी विच विल बी द सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, सम वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, जो भी मल्टीपल फोर्सेस लग रही है, ठीक है, दैट विल बी समेशन Fi। मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू F, ठीक है, F net ही मान लेते हैं। F net is equal to the vector sum of all the forces. Now the second law guarantees that F net is equal to rate of change of momentum, ठीक है, it is equal to dp/dt। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। तो मोमेंटम वेक्टर क्या होता है? मोमेंटम हमने स्पेसिफिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए डिफाइन किया था अलग से कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। p इज इक्वल टू mv होता है, m इंटू v होता है, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो फिर आप इसी में सोच के देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन लेता हूँ p वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को क्या मिलता है? डिफरेंशिएशन ऑफ m टाइम्स v वेक्टर। अब देखो, अगर तो सिस्टम मेरा ऐसा है, ये जो मेरे सिस्टम में एक ही बॉडी है। सिस्टम बेसिकली जो भी बॉडीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वही मेरा सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अगर मैं एक ही बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसी पे फोर्सेस नोट कर रहा हूँ और उसी के मोशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे में एक ही बॉडी है सिस्टम में, और अगर उस बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है तो फिर हमें पता है दैट मास इज़ कॉन्स्टेंट। अगर मास कॉन्स्टेंट है तो फिर अगर मैं d/dt ऑफ mv करता हूँ तो मास बीइंग अ कांस्टेंट मास बाहर आ जाएगा। Let me replace this with small m so that there is consistency. ठीक है, तो मास अगर कांस्टेंट है तो फिर जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास तो कांस्टेंट है, मास बाहर आ जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद d/dt ऑफ v वेक्टर। नाउ d/dt ऑफ v वेक्टर हो जाता है एक्सेलरेशन, सो दैट इज़ हाउ वी गेट द नोन फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि आपने पहले भी देखा होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर सर ये तो कांस्टेंट मास पे, अगर मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो। हाँ एग्जैक्टली, अगर मास सेम रहेगा, यानी कि अगर हम ऐसी बॉडी को ऑब्जर्व करें जिसका मास चेंज नहीं हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ बॉइल्स डाउन टू दिस, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अदरवाइज द मोर करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस इज दैट एफ नेट इज इक्वल टू dp/dt, ठीक है, ये ज़्यादा करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे किसी ने मेरे से पूछा था कि हाउ डू वी प्रूव द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो कैसे करोगे, एक बार मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। प्रूफ इज़ रियली क्वाइट सिंपल। हाउ डू यू थिंक यू विल प्रूव दैट? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। सेकंड लॉ हमें बताता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू dp/dt,
ठीक है। एंड फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि अगर तो नेट फोर्स ज़ीरो है देन वेलोसिटीज़ विल नॉट चेंज, जो वेलोसिटी है वैसी की वैसी रह जाएगी। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो रह जाएगी, अगर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो नॉन ज़ीरो वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? लास्ट क्लास में मैंने ये बताया भी था कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप बोलोगे दैट नेट फोर्स इज ज़ीरो, तो फिर ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम ही चेंज नहीं हो रहा है। और अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। एम एम कैंसिल हो जाएगा, इससे आप बोल सकते हो दैट फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूव द फर्स्ट लॉ यूजिंग द सेकेंड लॉ। ठीक है, वैसे भी आप सोच के देखो ना, सेकेंड लॉ इज़ फॉर एनी जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स हो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी बताता है। और फर्स्ट लॉ तो सिर्फ उसी केस के लिए बताता है ना जब नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ आपका हो गया। ठीक, इस पर तो थ्योरी वाइज देयर इज़ नॉट अ लॉट टू कवर इन दिस चैप्टर। इसके बाद हम थर्ड लॉ देखेंगे, थोड़ा बहुत इम्पल्स के बारे में देखेंगे, एंड देन वी कैन जंप राइट इनटू डूइंग सम प्रॉब्लम्स। एंड हाँ, बिफोर वी गेट इनटू प्रॉब्लम्स हमें थोड़ा बहुत कुछ 4-5 बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया, मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में दूंगा कि सर थर्ड पार्ट, थर्ड को कैसे करते हैं डिफाइन? नहीं, थर्ड लॉ अभी तक मैं आया नहीं उस पर, उसका मैंने स्टेटमेंट दिया नहीं है। बट लेमैन स्टेटमेंट तो सभी को पता होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो बहुत ही जगह सुना होगा आपने। ठीक है, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताता हूँ, जाएंगे उस पर। ठीक है, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आगे क्या क्या करना बचता है। एक बार थर्ड लॉ कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत जो बेसिक बेसिक टाइप के फोर्सेस होते हैं कि किस सिचुएशन में हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन कौन से फोर्सेस हैं, फोर्सेस किस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, वो सब एक बार देख लेंगे एंड देन उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। एनीवेज, सर स्प्रिंग फोर्स और स्यूडो फोर्स तो जेई का है ना टॉपिक? स्प्रिंग फोर्स, स्यूडो फोर्स, हाँ वैसे तो जेई का टॉपिक है, जेई का टॉपिक मेरे है। स्कूल में आ रहा है स्प्रिंग फोर्स। देखो स्प्रिंग फोर्स ऐसा कोई मतलब अलग सी बड़ी सी चीज़ नहीं है। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स इज़ बेसिकली कि अगर आपके पास एक ये होता है, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और उसको आपने कंप्रेस किया या उसका जो भी नेचुरल लेंथ है उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, मतलब और एक्सटेंड कर दिया, तो ऐसे में वो जो स्प्रिंग फोर्स का क्या है ना, वो खुद को अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो इस रिस्टोरेटिव फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। एंड दिस रिस्टोरेटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक सर है, इसमें टेंशन होता है? आप इसको एक तरीके से टेंशन भी मान सकते हो, एक तरीके से टेंशन भी मान सकते हो, बट फॉर योर पर्पज़ आप स्प्रिंग फोर्स को अलग सोचो, टेंशन फोर्स को अलग सोचो। टेंशन को आप एक्सक्लूसिवली मानोगे कि इट इज़ इन थ्रेड्स। ठीक है, वो हम आएंगे, उस पर आएंगे, सारे बेसिक फोर्सेस हम एक बार देखेंगे कि कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, किस डायरेक्शन में लगता है, क्या मैग्नीट्यूड होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, पहले आप सर थर्ड लॉ। सेकंड लॉ की तो एप्लीकेशन पुली वाला है ना? पुली वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं। सारे ही एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ, हर जगह कुछ ना कुछ लगता रहता है। ठीक है, हर जगह ही लगता रहता है। तो तो उस पर आएंगे, तो हम पुली प्रॉब्लम्स वाला पे तो इसे आएंगे। सॉल्व होगा ना? क्या हुआ? पुली वाला प्रॉब्लम तो सेकंड लॉ से सॉल्व होगा। पुली देखो, एक बार थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, और क्वेश्चंस के थ्रू आपको एप्लीकेशन समझ आएगा। ठीक है, आइसोलेशन में हम चीज़ों को नहीं पकड़ सकते इसमें। ठीक है, ठीक है, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो अगर हम एक सिस्टम की बात करते हैं, इफ़ वी हैव अ सिस्टम ऑफ लेट्स से टू बॉडीज़ m1 एंड m2, और ये हो गया सपोज मेरा सिस्टम। ठीक है, तो
ऐसे सिस्टम में अगर इस बॉडी ने इस पे एक फोर्स लगाया, लेट्स कॉल दैट फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, तो अकॉर्डिंगली जो दूसरी बॉडी है वो भी इस पे उतना ही फोर्स लगा देगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक तरीके से आप सोच सकते हो अभी तक हम जो फोर्सेस की बात कर रहे थे, अभी तक हमने जो लॉस की बात की थी, दोज वर ऑल फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस। ये जो है ये है इंटरनल फोर्सेस के लिए। ये जो लॉ है इन पर्टिकुलर इट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस, ठीक, इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम। सर इंटरनल फोर्सेस होता क्या है? इंटरनल फोर्सेस यही होता है, आपने जो सिस्टम कंसिडर किया उसके अंदर जो जो फोर्सेस है, आप जिन बॉडीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो उन बॉडीज़ के आपस में जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं। और जो एक्सटर्नल है वो उनके बाहर, वो बाहर से आ रहे हैं आपने जो सिस्टम कंसिडर किया उसके बाहर, अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि यही मेरा सिस्टम है बस, ठीक है, तो ये बॉडी जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाता। तो ऐसे में ये भी जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो भी इंटरनल नहीं रहता। ठीक है, तो अगर हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जहाँ पे मल्टीपल बॉडीज़ है, तो वो जो बॉडीज़ आपस में जो फोर्सेस लगाती है ना एक दूसरे पे, वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। ठीक है, यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि इसने जो इस पे फोर्स लगाया F21 और जो दूसरी वाली बॉडी है, दूसरी वाली बॉडी ने जो 1 पे फोर्स लगाया F12, तो आप इसको पिक्चर विजुअलाइज करो अलग से। ये जो बॉडी 1 है, इस पे क्या फोर्स लग रहा है? इस पे 2 की वजह से एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, 2 की वजह से एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो बॉडी 2 है इस पे 1 की वजह से एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो एक्चुअली 1 2 2 1 करके नहीं बोलता हूँ, लेट मी कॉल इट एज, सपोज़ मैंने इसको F बोल दिया और इसको मैंने G बोल दिया। ठीक है, 1 पे जो फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, सपोज दैट इज़ G। 2 पे जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ 1, सपोज दैट इज़ F। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि G इज़ इक्वल टू F विथ अ माइनस साइन। ठीक है, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, यही है स्टेटमेंट इसका। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि G और F एक ही बॉडी पे नहीं लग रहा है, वो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहा है। ये मल्टीपल टाइम्स मैंने लास्ट टाइम भी स्ट्रेस किया था जब मैंने ये इनिशियली पढ़ाया था चैप्टर, और ये आपको ध्यान भी रखना है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप अगर ऐसे बोलोगे G और F कंस्टिट्यूट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, इम्पॉर्टेंट बात। तो वो कभी एक दूसरे को कैंसिल कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें ये बात समझ लो कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो सिस्टम हमारे चॉइस पे होता है, हम क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि सिस्टम हमें कौन सा लेना है, ये पूरा हमारा चॉइस होता है। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ बेसिक फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। बेसिक तो नहीं, मतलब कॉमन फोर्सेस जो आपको मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होते हैं। सबसे पहला फोर्स जो आपको इनकाउंटर होगा वो तो होगा वेट या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट इज़ बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी एंड द प्लैनेट, हमारे केस के लिए मोस्टली अर्थ। ठीक है, वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सपोज अगर कोई भी बॉडी आपको दे रखी है कहीं पे भी, अगर वो पड़ा हुआ है, या फिर सपोज कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, वी हैव अ बॉडी दैट इज़ परफॉर्मिंग अ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। सपोज ऐसा एक ब्लॉक है मास m मास का एक ब्लॉक है। ठीक है, और ये नीचे के डायरेक्शन में गिर रहा है, सपोज नीचे गिर रहा है। ठीक है,
मान लेते हैं ये जो है ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज़ अर्थ। ठीक, ऐसे में ये जो नीचे गिर रहा है ये गिर रहा है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो फिर इस बॉडी पे हम ये दिखा सकते हैं कि जो फोर्स पड़ रहा है अर्थ का वो इस डायरेक्शन में है। इसको दिखाने का तरीका ये होता है कि हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि दिस इज़ अ फोर्स, दिस इज़ द वेट फोर्स W। W का मैग्नीट्यूड क्या होता है? W का मैग्नीट्यूड होता है mg के बराबर, वेयर g इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वेट फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेंशन। सर मेरे को एक डाउट था सर, पर इसमें नहीं, दूसरे में। वेट पे? हाँ, वेट पे नहीं है, दूसरे में। अच्छा ठीक है, आएंगे उस पार्ट पे आएंगे तब आप पूछ लेना, एक एक करके चीज़ें कवर करते जाते हैं। अब देखो वेट लगने के बहुत तरह तरह के सिचुएशंस होते हैं, कई तरह के सिचुएशंस में वेट लगता है। तो सम एग्जांपल्स आर लाइक दिस कि वेर यू हैव समथिंग लाइक लेट्स से अ ब्लॉक दैट इज़ हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल केस बता दिया, बट व्हेन यू हैव अ ब्लॉक हैंगिंग बाय अ थ्रेड तब द फोर्सेज ऑन द ब्लॉक आर नॉट ओनली ऑफ दैट ऑफ द वेट बट ऑल्सो ऑफ दैट ऑफ द टेंशन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग। तो दैट इज़ एक एक करके चीज़ें देखेंगे और एक एक करके सिचुएशन को भी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। तो टेंशन फोर्स पहले देखते हैं कि टेंशन क्या होता है। टेंशन इज़ द फोर्स इन अ टॉट स्ट्रिंग। ठीक है, इट इज़ द फोर्स इन अ टॉट स्ट्रिंग। इन जनरल एक्चुअली आप ये बोल सकते हो इट इज़ द फोर्स दैट arises in any body that is compressed or stretched, any body that is stretched or compressed. Any body that is stretched or compressed is called tension. ठीक है, तो इससे आपको लगेगा कि ठीक है फिर तो स्प्रिंग में भी टेंशन होना चाहिए, बट ठीक है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यू विल कंसिडर टेंशन टू बी द फोर्स अंडर कंसिडरेशन ओनली व्हेन यू आर गिवन अ स्ट्रिंग दैट इज टॉट मतलब एकदम स्ट्रेट, एकदम खिंचा हुआ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अ स्ट्रिंग दैट इज टॉट इज said to be under tension। ठीक है, और ये टेंशन फोर्स एग्जैक्टली आता क्यों है? तो इसका बहुत ही मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक नेचर होता है कि जो आपस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से टेंशन फोर्स आता है। ठीक है, बट इन जनरल कोई भी अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग लाइक दिस विच इज टॉट, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगा? टेंशन तभी आएगा जब इसके एक एक एंड पे दोनों एंड्स पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, अ टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ऐसे में अब आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप कट करके पूछते हो ना, सपोज दिस इज़ पॉइंट ए को अगर आप ऑब्जर्व करो ना, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी इस पर फोर्स पड़ रहा है टी एंड दिस इज़ ट्रू ओनली फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में एनीवे मासलेस स्ट्रिंग ही है। तो फॉर अ massless string the tension force at each point on the string is the same। ठीक है,
ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि डायरेक्शन हम एग्जैक्टली कैसे डिटर्मिन करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन डिटर्मिन करने के लिए आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली बात, टी इज़ ऑलवेज along द स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इज ऑलवेज along द अलोंग का स्ट्रिंग। मतलब क्या है? क्या हुआ? अलोंग का क्या मतलब है इससे यहाँ? along मतलब जो टेंशन है, टेंशन एक फोर्स है, मैंने आपको बताया, तो फोर्स का कोई तो डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं। टेंशन एक ऐसा फोर्स है दैट विल ऑलवेज बी along द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, ठीक है, ऑलवेज along द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, पहली बात तो टेंशन तभी होता है व्हेन द स्ट्रिंग इज टॉट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इफ स्ट्रिंग इज नॉट टॉट, मतलब अगर स्लैक हो गया है, तो स्लैक अगर हो गया है तो टी विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर स्ट्रिंग स्लैक हो गया ठीक है। है, क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब डायरेक्शन डिटर्मिन करना इंपॉर्टेंट है। फोर्स के लिए दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो चलो क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम डिटर्मिन कर पाएंगे। और डायरेक्शन क्या होगा? टेंशन इज ऑलवेज अलॉन्ग द स्ट्रिंग, और टेंशन हम हमेशा किसी एक पॉइंट पे ढूंढते हैं ना, किसी एक पॉइंट पे अगर हम ढूंढ रहे हैं तो फिर टी एट अ गिवन पॉइंट इज टी एट अ गिवन पॉइंट और एट ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट। टेंशन एट अ पॉइंट और ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट, टेंशन ऑन अ ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं जनरली स्टेट कर देता हूँ, टी इज़ अवे फ्रॉम, टी इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, always directed away from the object, ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट बोल दो। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट का मीनिंग क्या है वो मैं एक एग्जांपल से अभी इलिस्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, तो सपोज वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, ये एक सीलिंग है। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लटक रहा है एंड देन उस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, सपोज दिस हैज़ अ मास ऑफ m। ठीक है, ठीक है, तो और हमें तीन पॉइंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, इनफैक्ट पॉइंट सी मत बोलो, आप इसको एम ही बोल दो, लेट्स कॉल दिस मास एम। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्ट्रिंग अगर मासलेस होगा तो इसके हर पॉइंट में टेंशन सेम होगा, और दूसरी बात, क्योंकि ये स्ट्रिंग पूरा टॉट है तो टेंशन नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हमने डिटर्मिन कर दी कि स्ट्रिंग पे हर एक पॉइंट पे एक टेंशन फोर्स होगा एंड दैट फोर्स विल बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, बाकी हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे डिटर्मिन करते हैं तो एक एक करके देखते हैं। सपोज़ अगर हम पॉइंट ए पे देखते हैं, सपोज दिस इज़ द पॉइंट ए। पॉइंट ए पे ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, आप खुद सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे होते और आपने इस स्ट्रिंग को पकड़े रखा होता तो वो स्ट्रिंग आपको किस डायरेक्शन में खींच रहा होता? डाउन डायरेक्शन। स्ट्रिंग आपको नीचे की डायरेक्शन में खींचेगा, आप ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। ठीक, तो एक तरीके से ये जो ए पॉइंट है इस पर जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल टू द टेंशन। ठीक है, बी पॉइंट पे देखते हैं, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? बी पॉइंट पे ये वाला जो स्ट्रिंग है का पोर्शन है वो ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि बी पॉइंट पे जो ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ऊपर अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग की वजह से, वो इक्वल टू टेंशन है, और जो नीचे स्ट्रिंग है वो भी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, वो भी कुछ टेंशन लगाएगा। T1 और T2 फोर्स लग रहा है बी पॉइंट पे, बट हमें पता है कि जो ये दोनों पार्ट्स है वो एक ही स्ट्रिंग के पार्ट है, तो इसलिए हमें पता है T1 इज इक्वल टू T2, बट दिस ओनली हैपेंस इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस। ठीक है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। हर एक पॉइंट पे अगर टेंशन सेम होगा तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम देखते हैं ऊपर वाले पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन है
तो नीचे वाले स्ट्रिंग के पोर्शन की वजह से जो टेंशन है वो दोनों बराबर होगा। तो दैट इज़ वाई T1 और T2 बराबर आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको इलस्ट्रेट करने के लिए बता दिया, बट आगे से जब भी आप प्रॉब्लम करोगे यू विल ऑलवेज गेट अ प्रॉब्लम जहाँ पे आपको एक मासलेस स्ट्रिंग दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इक्विवेलेंटली ऐसे बोल दोगे कि जो बी पॉइंट है इस पर टेंशन टी ऊपर लग रहा है, टेंशन टी नीचे लग रहा है, इसलिए ये वो एनीवेज आप ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो कि अगर ये मास इससे लटक रहा है और ये जो सिस्टम है ये स्टेबल है, ये स्ट्रिंग कट नहीं रहा है या कोई भी चीज़ नीचे मूव नहीं कर रही है, तो ऐसे में हमें पता है कि द पॉइंट बी इज़ एट रेस्ट। अगर पॉइंट बी इज़ एट रेस्ट देन दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड इफ द नेट फोर्स ऑन बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो देन T1 और T2 हैज़ टू बी इक्वल टू ईच अदर, अदरवाइज तो फर्स्ट लॉ वायलेट हो जाएगा ना। ठीक है, बट एनीवे ये बी पॉइंट का आप इसको ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, और लास्टली जब हम इस मास m की बात करते हैं, जो ये मास m है m की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि एक फोर्स तो हमेशा ही होता है जो किसी भी बॉडी पे ऐड करता है, किसी भी मास वाली बॉडी पे ऐड करता है, दैट इज़ इक्वल टू द वेट। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एंड फर्दर स्ट्रिंग के हिसाब से सोचो, आप अगर यहाँ पे खड़े होते तो ये जो आपने अगर स्ट्रिंग को पकड़े रखा होता है या फिर आप इस मास से अगर पूछते हो तो ये स्ट्रिंग तो इसको नीचे जाने से रोक रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगा रहा होगा, मतलब टेंशन इज़ अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, दो रूल बताए थे, टेंशन इज ऑलवेज अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इन दोनों को भी आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इस डायरेक्शन में। वॉल पे देखो, वॉल पे टेंशन कहाँ लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग, अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द वॉल, तो इसलिए इस डायरेक्शन में, इसीलिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस इन बेसिक प्रिंसिपल्स को आप 4-5 बार से अप्लाई करोगे ना, आपको एकदम मतलब सेकंड नेचर हो जाएगा ये चीज़ कि डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करना है वो पता करना। ठीक है, तो टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपको दिया हुआ है दैट द सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम स्टेबल का मतलब होता है सिस्टम, इसको कहने का तरीका होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो। हाँ, नेट फोर्स जीरो क्यों होना चाहिए यहाँ पे? अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही है तो मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है देन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी नो दैट द नेट फोर्स ऑन इन दिस सिस्टम शुड बी ज़ीरो, नेट फोर्स ऑन दिस मास शुड ऑल्सो बी ज़ीरो। अगर नेट फोर्स ऑन दिस मास इज ज़ीरो देन जो भी आप फोर्सेस ले लेते हो, फोर्सेस के कॉम्पोनेंट्स ले लेते हो, उन सब का वेक्टर सम इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मास एम पे फोर्सेस कौन से दिख रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में एक टी ऊपर की तरफ और एक डब्ल्यू नीचे की तरफ दिख रहा है। इफ़ द सिस्टम इज़ एन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो क्यों होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज एट रेस्ट। तो अगर एवरीथिंग इज एट रेस्ट तो ऐसे में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एफ नेट नेट एक्सटर्नल के इंटरनल फोर्स, इंटरनल। मैंने अपना सिस्टम यहाँ पे क्या बोला है, सिस्टम क्या होता है, जो भी बॉडीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। मैं अभी कौन से बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इस मास एम को। तो अगर मैं हाँ। इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो एफ नेट ऑन एम हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो अंडर इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो भी नेट, अब यहाँ पे फोर्सेस कहाँ है, सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड में जितना होगा उतना ही डाउनवर्ड में होना चाहिए। तो ऐसे में W शुड बी इक्वल टू T। ठीक, इस तरीके से हम टेंशन इन द स्ट्रिंग डिटर्मिन कर सकते हैं। T विल बी इक्वल टू W, और W की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू mg। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी नो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू mg। ठीक है, कुछ और सिचुएशंस देखते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है कि वी हैव अ वॉल लाइक दिस, और ठीक है, समहाउ मैंने एक अरेंजमेंट प्रोवाइड किया है सो दैट जो स्ट्रिंग है ना वो इस इंक्लाइन पे एंगल पे ही रहती है इसके साथ। ठीक है, इट इज़ एट एन इंक्लाइंड एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। सपोज इसका मास m है,
तो ऐसे में आप स्ट्रिंग का टेंशन कितना है आप डिटर्मिन कर पाओगे। पहली बात तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, वॉल पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, मास m पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा सकते हो दैट इस पे जो टेंशन होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन t, यहाँ पे जो टेंशन होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन t। ठीक है, m पे वेट लग रहा है, वेट का फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू w गिवन बाय mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फोर्सेस बता दिए कि क्या क्या फोर्सेस यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हाँ आगे अगर आपको ये निकालना है कि एग्जैक्टली टेंशन की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा, कुछ सिचुएशन दी रखी होगी। अगर आपको ये बता रखा है कि एवरीथिंग इज एन इक्विलिब्रियम, कि मास m इज़ नॉट मूविंग, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स ऑन द मास m मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, नेट फोर्स ऑन द मास m इज इक्वल टू 0। तो m पे आप देख लो, m पे क्या क्या फोर्सेस वर्क कर रही है। m को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मैं डिनोट करता हूँ, दिस इज m, तो इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, t इस डायरेक्शन में लग रहा है, mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप देखो, ऐसे में इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब t और mg का जो वेक्टर सम है दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0, बट t और mg के तो डायरेक्शंस अलग है। तो अगर हमें वेक्टर सम इक्वल टू 0 बताना है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें दिखाना पड़ेगा कि किसी भी डायरेक्शन, दो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट डायरेक्शंस में अगर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूँ तो किसी भी डायरेक्शन में नेट टोटल फोर्स हैज़ टू बी 0। ठीक, तो इसी चीज़ को आप रिजॉल्व करके ऐसे बोल सकते हो कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को पता है दैट दिस एंगल इज़ थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक, ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर टेंशन के कंपोनेंट्स में लिख सकता हूँ, दिस विल बी टी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस विल बी टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये देख के हमें क्या पता लग रहा है, पहली बात तो हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो सकता है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो टी का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। तो विल नीड सम फोर्स, समथिंग हियर टू एक्चुअली स्टॉप दिस। ठीक है, एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल अगर हम यहाँ से एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इस चीज़ को मॉडिफाई करके ऐसे पूछा जा सकता है कि सपोज़ मैंने यहाँ से एक और फोर्स लगा दिया F, एक और फोर्स लगा दिया F, तो F का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो दैट देयर तो हमें टेंशन का वैल्यू पता होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर वो जो m ब्लॉक है उसे एक और स्ट्रिंग से अटैच कर सकते हैं और हाँ, ऑपोजिट साइड पे एक और स्ट्रिंग से अटैच कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट सब इस पर्टिकुलर केस में जैसे आपने देखा कि टी साइन थीटा इधर आ रहा था, बट इधर इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करने के लिए कोई और फोर्स था ही नहीं, तो ऐसे में तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। तो सपोज नाउ अगर मैंने प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर दिया, बोला कि सपोज इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम लाने के लिए मैंने एक और फोर्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट लगाया इस मास एम पे। ठीक है, तो क्या आप डिटर्मिन कर पाओगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी? तो बिल्कुल डिटर्मिन कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, नाउ वी नो दैट देयर इज अ फोर्स एफ इन दिस डायरेक्शन। ठीक, अब एक एक करके हम ये दो इक्वेशंस यूज़ कर लेंगे, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस ज़ीरो कर दो, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो इससे क्या आता है, इससे आता है दैट टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ। ठीक, समेशन एफ वाई अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो इससे क्या आता है दैट टी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एम जी। ठीक है, यहाँ से हमें एक्चुअली टी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मेरे को पता लग जाएगा दैट टी इज़ इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। ठीक, और इसी वैल्यू को मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगा, यहाँ अप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा दैट एफ इज़ इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मतलब जो मेरे को अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा टू कीप दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू
F इज इक्वल टू mg tan थीटा। ठीक है। सो दीज आर जस्ट सम वेज कि हम फोर्सेस और इक्विलिब्रियम को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये डिटर्मिन करना आना चाहिए कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा और किस लाइन के अलॉन्ग वो एक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज़ अगर नाउ इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल कि यहाँ पे ये है, ये वॉल है और यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, बट नाउ द स्ट्रिंग इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इस, ठीक है, एम पे तो जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ वो एम जी होगा। ठीक है, एम पे टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? सर टेंशन तो जीरो होगा क्योंकि टेंशन टेंशन तो ज़ीरो हमेशा होगा। टॉर्च स्प्रिंग के लिए होता होगा हाँ उसमें। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग जो है ये स्लैक हो गया है, स्लैक हो गया है स्ट्रिंग, तो इसका मतलब टेंशन इज़ ज़ीरो। ठीक, कभी भी ऐसा एक स्ट्रिंग दिया हो ना जो ऐसे कर्व्ड है, तब सीधे सीधे बोल दो इट इज़ स्लैक, सो टेंशन इज़ ज़ीरो। ठीक है, बाकी हाँ, पुली वाले सिचुएशंस में इस टेंशन को कैसे डिटर्मिन करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। अगर दोनों पे एक ही वायर है तो वो तो एक ही मतलब एक ही होगा। ठीक है, एक पुली के दोनों आरों पे तो एक ही टेंशन लगता है। हाँ ये बेसिक प्रिंसिपल तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ मासलेस तो उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, तो वो मैं अब बताता हूँ कि यहाँ पे आप इसको यूज़ कैसे करोगे, इससे आप टेंशन कैसे डिटर्मिन करोगे। ठीक है, तो सपोज़ आपके पास ऐसे दो ब्लॉक दे रखे, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ठीक है, ऑब्वियसली m1 पे जो वेट का फोर्स होगा दैट विल बी w1, m2 पे जो वेट का फोर्स होगा दैट विल बी w2। ठीक है, अब टेंशन तो देखो, अगर तो एक ये क्वेश्चन था। एंटायर, हाँ क्या हुआ? या अगर m1 का मास इज ग्रेटर देन m2 तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। हाँ नहीं रह सकता, बट वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। अभी बस इस चीज़ पे ध्यान दो कि आप डायरेक्शंस कैसे डिटर्मिन करोगे। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर एक ही स्ट्रिंग है, इफ़ दिस इज़ पार्ट ऑफ वन लॉन्ग मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड बीइंग मासलेस। अगर मासलेस है तो फिर ये m1 पे टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, m2 पे टेंशन along द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये क्लियर है ना कैसे ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा? एंड दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि इफ़ इट इज़ अ मासलेस स्ट्रिंग देन टेंशन एट ऑल पॉइंट्स इज द सेम। ठीक, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या यही बस फोर्सेस है या और भी फोर्सेस है यहाँ पे? तो आप ये भी देखो, ये जो पुली है, पुली पे भी फोर्स लगेगा, पुली पे भी ये टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है, इसकी वजह से एक टेंशन फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये ध्यान देना, ये जो पुली है इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इधर भी एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो आप इसको ऐसे सोच लो, सपोज दिस इज़ नाउ द पुली। ठीक है, पुली पे एक यहाँ टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, एक यहाँ टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। ठीक है, एंड दिस पुली इज़ ऑल्सो अटैच टू द वॉल। अगर इफ़ यू आर टोल्ड दैट इट इज़ अटैच टू अ वॉल बाय अ स्ट्रिंग, देन ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा, दैट वुड बी अ डिफरेंट स्ट्रिंग, तो उसको मैं T1 मान सकता हूँ। ठीक है, अब अगर हमें बता रखा है कि द पुली इज़ नॉट मूविंग, इफ़ पुली इज़ नॉट मूविंग मतलब नॉट मूविंग डाउनवर्ड्स, रोटेट तो कर ही सकते हैं, नॉट मूविंग डाउनवर्ड्स, नॉट मूविंग डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी ज़ीरो, तो इसका मतलब जो T1 है, जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग है, T1 की वजह से इस पर कहाँ फोर्स लग रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज T1, वॉल पे भी एक T1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, वॉल पे T1 डाउनवर्ड क्यों? ये तो बेसिक एप्लीकेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, कि जिस स्ट्रिंग से पुली अटैच्ड है वॉल तक, वो स्ट्रिंग वॉल को T1 फोर्स से नीचे खींच रहा है, तो जो वॉल है वो भी उसको ऊपर खींच रहा है उतने फोर्स से।
या फिर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के दोनों एंड पे फोर्सेस बराबर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग अपने लोअर एंड से पुली को खींच रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में T1 फोर्स से, तो इस डायरेक्शन में भी एक उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसलिए वॉल को भी नीचे की डायरेक्शन में उतना ही फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे फोर्स कैसा कैसा लग रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है, ये सबको क्लियर है क्या? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। क्लियर है सर। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे ये कह सकते हो दैट T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी, T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी, ठीक। हाँ, बाकी डिपेंडिंग ऑन द मासेस ऑफ M1 एंड M2 एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या होगा, वो सिचुएशंस हम आगे देखेंगे, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। पहले बाकी सारे जो फोर्सेस है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का नेचर क्या होता है? देखो, कोई भी अगर आपके पास एक स्लिंकी होता है, कोई भी ऐसा एक स्लिंकी अगर है, इसको अगर आप कंप्रेस करोगे तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको आप स्ट्रेच करोगे तो ये अंदर की तरफ फोर्सेस लगाएगा, अंदर की तरफ फोर्सेस लगाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको सोच सकते हो इट इज़ अ रिस्टोरेटिव फोर्स, मतलब इसका जो नेचुरल स्टेट है उसमें जाने की कोशिश करता है ये वापस से, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन इसी इसी प्रिंसिपल से डिसाइड होगा। इसका जो नेचुरल लेंथ है उससे आपने उसको कंप्रेस किया है कि उससे आपने उसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड किया है तो अंदर के डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगे, कंप्रेस किया है तो बाहर की डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगे, ठीक है। अब मैं सिचुएशन देता हूँ, मतलब इस फोर्स को पहले क्वांटिफाई कर लेते हैं। तो इस फोर्स का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, डैट इज़ गिवन बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या बताता है कि सपोज तो अगर दिस इज़ द स्ट्रिंग, ठीक है, मान लेते हैं इसका जो नेचुरल लेंथ है वो L0 है, ठीक है। देन पहला सिचुएशन जब मैंने इसको कंप्रेस किया, ठीक, अगर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कंप्रेस करके मान लो मैंने इसका लेंथ जो है उसको सपोज L कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में कंप्रेस करने में ये क्या करेगा, इसके जो दोनों एंड्स है ना, ये आउटवर्ड फोर्स लगाएगा उन पे, एफ पर एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल होता है, तो इसको आप मान लो फॉर कन्वीनियंस पर्पज़ कि एक साइड पे वो फिक्स्ड है, ठीक है, मान लेते हैं एक साइड पे वो वॉल से अटैच्ड है और आपने इसको कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस कर दिया टू अ लेंथ L विच इज़ लेस देन L0, सपोज L विच इज़ लेस देन L0 सपोज। तो ऐसे में ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा and the magnitude of that force F will be equal to a constant times कितना कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस कितना हुआ है, L0 माइनस L, इतना कंप्रेस हुआ है। पर ये डायमेंशनली तो करेक्ट नहीं है ये वाला। क्यों नहीं करेक्ट हो सकता? K का डायमेंशन आप उस हिसाब से डिसाइड कर लोगे, अच्छा ठीक ठीक। K है ही तो इसी चीज़ के लिए, ठीक तो है। हाँ ये फिर स्ट्रेन कांस्टेंट होगा का ना, तो स्ट्रेस एफ डायमेंशन हो स्ट्रेन। सकता है। अच्छा एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। सर k का डायमेंशन तो mt⁻² होगा ना? वो आप अकॉर्डिंगली यहाँ से डिटर्मिन कर सकते हो। एल एक्स क्या है, एल है, एल का डायमेंशन है। फोर्स का क्या होता है, MLT-2, एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो फिर के का डायमेंशन हो जाएगा MT-2। वो स्ट्रेस का सर डायमेंशन रहता है ना। सर स्प्रिंग तो फिर कॉम्प्रेस्ड ये फॉर्म में उसका फिर टेंशन हाईएस्ट होगा, क्यों? कॉम्प्रेस्ड है ना, तो वो फिर डिपेंड ये करता है कितना कंप्रेस हुआ है या कितना एक्सटेंड हुआ है। द सेम लॉ अप्लाइज फॉर एक्सटेंशन एज वेल, अभी तो मैंने कंप्रेशन का बताया ना, द सेम हाँ लॉ एक्सटेंशन। अप्लाइज फॉर एक्सटेंशन एज वेल, ठीक है। अगर ये वॉल से कनेक्टेड है एक साइड पे और दूसरी साइड मैंने इसको लंबा कर दिया और मतलब एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो दिस इज
सपोज़ ये भी सपोज़ इसको कुछ और बोल देते हैं, मान लेते हैं ये L1 था, तो L0 माइनस L1, मान लेते हैं दिस इज़ L2 विच इज़ ग्रेटर देन L0, ठीक है। तो ऐसे में जो नेट फोर्स बिल्डअप होगा इस पॉइंट पे, अगर आप देखोगे ये इसको अंदर की तरफ ले जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेड मैंने मार्क किया है, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे द स्प्रिंग विल एक्सर्ट अ फोर्स इन द इनवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है, एंड दैट फोर्सेस मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू K टाइम्स L2 माइनस L0, ठीक है। तो ठीक है, वैसे आपको इन दोनों लॉज से क्या पता लग रहा है, दैट इन जनरल जो भी फोर्स है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बोलो, द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, या कितना नेचुरल लेंथ से दूर ले गए हम उसको, या कितना कंप्रेस कर दिया हम उसको, ठीक है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एंड सेकेंडली जब मेरा x इस डायरेक्शन में है, मतलब ठीक है, अगर लेंथ कम हो रहा है मतलब मेरा x इस डायरेक्शन में है, x अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक तरीके से हम ये लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू माइनस K टाइम्स x। यही होता है हुक्स लॉ, ठीक। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जो फोर्स है उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, एंड ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल भी होगा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। मतलब जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे उतना ज़्यादा फोर्स स्प्रिंग एक्सर्ट करेगा आप पे, और उतना ही ज़्यादा फोर्स आपको लगाए रखना पड़ेगा टू मेंटेन दैट पोजीशन। और जितना ज़्यादा आप उसको खींचोगे, जितना ज़्यादा आप उसको लंबा करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा टू मेंटेन दैट पोजीशन, ठीक है। F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये माइनस बताता है हमें कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो ऑपोजिट है। बट हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो x है, x इज़ नॉट द लेंथ, x इज़ द कितना कंप्रेस हुआ है या कितना स्ट्रेच हुआ है फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल, बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन दे रखा है कि वी हैव अ वॉल, जिस पे एक मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग लगा दिया है, अरे यार, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रिंग से मैंने एक मास भी अटैच कर रखा है, ठीक है। मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट x है, k है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो स्ट्रिंग है ये कितना कंप्रेस होगा या कितना स्ट्रेच होगा अंडर इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में ये थोड़ा स्ट्रेच होगा, राइट। स्ट्रेच ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्ट्रेच? सोच के देखो, ये जो मास m है इस पे फोर्स ऊपर की लग, हाँ, जो मास m है इस पे तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। बट नीचे क्यों नहीं लगा? क्या मास m पे जो स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग तो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा ना, हाँ, और इस पे वेट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो दोनों का हम अलग अलग से देखते हैं। सपोज मैंने स्प्रिंग को ही, स्प्रिंग के लेट्स से इस एंड को मैं देख लेता हूँ, इस एंड को अगर मैं देख लेता हूँ, ठीक है, इस एंड को अगर मैं देखता हूँ, इस एंड को अगर मैं देखता हूँ, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, पॉइंट ए नहीं, पूरे स्प्रिंग को ही एज अ होल विजुअलाइज करते हैं। तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग खींच रहा है तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, विच इज़ द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, एंड उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ m, मास m की वजह से। m की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा? इट इज़ इक्वल टू द वेट, ठीक है। अगर इसमें अब भी डाउट आ रहा है तो आप सीधे सीधे बस मास m की ही बात करो, बस m की बात करो, ठीक है। तो m की बात करो, m पे जो फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है विच इज़ इक्वल टू द वेट, और m पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, देखो स्प्रिंग का एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेंशन, बट उसका जो डायरेक्शन और एप्लीकेशन है वो एकदम टेंशन की तरह ही है, ठीक है। तो इट विल बी अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इस पे जो ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स विल बी अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब मान लेते हैं अंडर इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं अंडर इक्विलिब्रियम जो स्प्रिंग है
वो अपने नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस ज़्यादा खिंच गया है, x लेंथ ज़्यादा हो गया है उसका, ठीक है। तो ऐसे में एफ एस विल बी इक्वल टू k टाइम्स x, ठीक है। यहाँ मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है, तो बस मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो माइनस था दैट वाज ओनली टू डिनोट कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर ऑपोजिट। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, जहाँ पे आपने अपने डायरेक्शन दिखा रखे हैं, तो वहाँ पे प्लस माइनस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये बेसिक वेक्टर्स का नॉलेज है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं पे आपको दिखेगा कि हाँ फोर्स इक्वल टू माइनस समथिंग, बट ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन दिखा दिया है, डायरेक्शन दिखा दिया तो फिर आप माइनस प्लस को इग्नोर कर सकते हो, बस मैग्नीट्यूड दिखा सकते हो। हाँ वो बात अलग होती है जब आपने फोर्सेस को एज्यूम किया है किसी गिवन डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तब तो उसका मतलब होता है कि हाँ फोर्स एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये देखो एफ एस इज इक्वल टू के एक्स, और ये जो वेट है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम है देन के एक्स विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो ऐसे में आप बहुत इजीली देख सकते हो दैट एक्स इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, और दिस इज द स्ट्रेचिंग, दिस इज द अमाउंट बाई विच दिस स्प्रिंग विल स्ट्रेच अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स बनते हैं, एसएचएम जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस एज अ होल मैं नहीं बता रहा हूँ, बट एक सेकेंड है, we'll start with normal contact force. ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इसके नाम में ही बहुत सारा हिंट है। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं विच वर्क व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज। इफ अ बॉडी टचेस अनदर बॉडी देयर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स इन बिटवीन देम। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है which works when there is contact between two bodies and which is also perpendicular to the surface of contact, ठीक है। तो it is a force which operates when there is contact between two bodies and is directed perpendicular to the surface of contact, ठीक। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसीलिए इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज़ नॉर्मल इन नेचर, ठीक है। अब इस फोर्स का भी ओरिजिन जो है टेंशन की तरह ये भी एक इलेक्ट्रिकल ओरिजिन है, कि जो एटम्स होते हैं आस जो एक्सर्ट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस अपने आसपास के एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे और दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम्स और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, उसकी वजह से नॉर्मल फोर्सेस अराइज करते हैं, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन तो चलो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज़ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ठीक है। ये एक टाइप का सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसका मैग्नीट्यूड आपके क्वेश्चन से पता लगता है कि डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप बता पाते हो कि इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे भी आएंगे, पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होगा। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे अगर आपके पास ये एक सरफेस है और उस सरफेस पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, सपोज एक रोड है उस पे ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ऑफ मास m, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली एक सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, ये मास m अगर रोड पे पड़ा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है,
तो हमें तो पता है ना कि ये जो मास m है उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, बट उसके बावजूद अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इस पर भी एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये फोर्स रोड पे लगाता है कुछ एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स, उतना ही फोर्स रोड को भी इसी बॉडी पे लगाना चाहिए। तो थर्ड लॉ हमें यही चीज़ गारंटी करता है ना कि अगर ये पूरे सिस्टम को हम कंसिडर करें तो इनके बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस है, एंड इंटरनल फोर्सेस हैव टू बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड है तो मतलब देयर हैज़ टू बी सम फोर्स बीइंग अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन टू द मास m, और वही फोर्स एक्चुअली नॉर्मल फोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें, दोनों को सेपरेटली देखते हैं, ठीक है। अगर मैं रोड की बात करता हूँ तो इस पे जो ये मास m है, m क्या कर रहा है, m एक फोर्स लगा रहा है ऊपर से, दैट इज इक्वल टू mg। मतलब ठीक है वो mg के बराबर है, बट हम डायरेक्टली उसको mg नहीं बोलेंगे। पहले एक सेकेंड, पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं, पहले मास m से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो मास m है उसको मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या नहीं, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये मास m है, ठीक है। इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है विच इज़ इक्वल टू mg, और इस पे जो रोड है ना, रोड भी एक ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, अदरवाइज़ ये रेस्ट पे नहीं रहता, एंड दैट फोर्स इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड दैट इज़ प्रिसाइजली द नॉर्मल फोर्स। तो वो जो नॉर्मल फोर्स है उसको आप n से डिनोट करोगे, और उसको आप ऐसे लिखोगे दैट नॉर्मल फोर्स इज़ इन दिस डायरेक्शन n, ठीक है। एंड नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एक डायनामिक फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इज सच दैट कि ये यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब मास m इज़ एन इक्विलिब्रियम, मास m इज़ एन इक्विलिब्रियम, m इज़ एन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब होगा दैट mg विल बी इक्वल टू n। यहीं से आपको n की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब अगर आप रोड की बात करते हो तो रोड पे भी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, रोड पे डायरेक्टली mg नहीं लग रहा है, रोड पे एक्चुअली नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। रोड पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, मास m की वजह से। तो जो रोड पे फोर्स लग रहा है दैट इज ओनली द नॉर्मल फोर्स, ठीक। फॉर एग्जांपल देखते हैं, सपोज़ हमारे पास एक सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास सपोज़ एक इंक्लाइन है, ठीक है, एंड इंक्लाइन के ऊपर मेरे पास एक मास m है, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस, ठीक है। तो ऐसे में सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये है। whenever there is a surface of contact there will be a normal force, और वो नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे डिटरमिन करेंगे, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे चलो अगर हमें मैग्नीट्यूड नहीं डिटरमिन करना है, हमें बस डायरेक्शन ही पता करना है, तो हम कैसे बताएंगे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं मास m की बात करता हूँ, m पे क्या हो रहा होगा, m पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और उसका जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। बाय द वे नॉर्मल फोर्स का एंगल कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंक्लाइन। अगर ये थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा, एंड फर्दर दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, होगा ना। ये थीटा है, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, ठीक है। जो मास m है, m पे नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, mg इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप इस वेज की बात करते हो तो वेज पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, वो भी हम बहुत इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। वेज की बात अगर करें तो वेज पे भी मास m पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वही नॉर्मल फोर्स वेज पे ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स ऑन इट, ठीक। वंस अगेन जो ये एंगल है दिस विल बी थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को?
क्लियर है सर। क्लियर। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और फोर्सेस भी होते हैं। अच्छा रुको, एक दो और एग्जांपल्स में देख लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, सपोज नाउ आई गिव यू अ सिचुएशन जहाँ पे एक व्हील है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ। ठीक है, मान लेते हैं दैट दिस इज द सेंटर, मान लेते हैं दैट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ऐसे में आप बता सकते हो नॉर्मल फोर्स किस इन बॉडीज़ पे, इन दोनों बॉडीज़ पे कहाँ पे एक्ट करेगा। ये जो छोटा वाला, वो रेडियस का लॉन्ग एक्ट करेगा। एग्जैक्टली रेडियस के अलॉन्ग एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि नॉर्मल फोर्स, पहली बात तो नॉर्मल फोर्स जहाँ पे भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती है वहाँ नॉर्मल फोर्स आएगा, और नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। यहाँ सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट। टेंजेंट इज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक, सो द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ओवर हियर इज द टेंजेंट। टेंजेंट के रेडियस परपेंडिकुलर क्यों दिया था वैसे, मतलब एंगल क्यों दिया था? एंगल, सो दैट आप ये बता पाओ कि हाँ ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये आप रेफरेंस दे पाओ। ठीक है, बट अदरवाइज डायग्रामेटिकली चीज़ों, विजुअली चीज़ों को समझो कि डायरेक्शन कहाँ होगा फोर्स का। तो ये जो छोटा वाला गोला है उस पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। तो अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ, तो जो ये ए है, ए को एज अ पॉइंट अगर मैं डिनोट करता हूँ, देन ए पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये होगा थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, एट द सेम टाइम इसका जो भी मास होगा, जो भी वेट होगा, दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। ठीक है, तो ये ए के लिए हो गया, दिस इज फॉर ए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बी की अगर मैं बात करता हूँ, देखो बी को भी आप ऐसा पॉइंट मान सकते हो। मान लो कि उसका जो भी मास है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ठीक है, इस पे जाते नहीं है, सेंटर ऑफ मास एनीवेज बाद वाले चैप्टर का है, तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। सपोज ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये मेरे को दे रखा है। ठीक है, बी पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ठीक, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस पर, और इसका खुद का जो भी मास है उसकी वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वेट ऑफ ए, दिस इज वेट ऑफ बी। ठीक है, दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, तो ये क्लियर है ना कैसे डिपेंडिंग ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज होता है। वैल्यू क्या है वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अभी आप डायरेक्शन समझ लो। नेक्स्ट एक और देखते हैं। सपोज आपके पास अगर ऐसा एक एग्जांपल दे रखा है दैट यू हैव अ वॉल विच इज़ लाइक दिस, wall which is like this, and suppose this is wall ऐसा है, एंड उस पर आपने एक सीढ़ी लगा दी। सपोज एक सीढ़ी लगा दी सपोज आपने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे में इस लैडर पे फोर्सेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहली बात तो लैडर का खुद का वेट होगा। ठीक है, अब वेट एग्जैक्टली कहाँ पे एक्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे भी बनाया है आपके लिए कि सेंटर पे मैंने दिखाया था। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, आप मान के चलो कि उसके सेंटर से ही वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों होता है, डैट विल बिकम क्लियर इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो अभी सेंटर के ऑफ लिए मास। हाँ, सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग वर्क करता है। ठीक है, बट अभी के लिए मान लो कि इसका जो भी वेट है ये डाउनवर्ड सेंटर डायरेक्शन ऑफ में। मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है?
वो जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं। दिस इज़ द वेट, वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब देखो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसे, किस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट हो रहा है, दिस इज़ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे दिस इज़ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। तो अकॉर्डिंगली नॉर्मल फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों जगह अलग अलग डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेंगी। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन होगा, इसको आप n1 बोल दो, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस का डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा, इसको आप n2 बोल दो, ठीक है। अगर अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ n1 n2 एंड w, बट यहाँ पे एडिशनली आपको रोटेशनल मोशन का भी थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ n1 एंड n2, अदरवाइज आप ठीक से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये डायरेक्शंस तो आपको समझ आ गया ना, ये जो लैडर है उस पर मैंने फोर्सेस दिखाया, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस वाले सरफेस इन कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वाले सरफेस इन कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं सिर्फ वॉल की बात करूँगा तो, अगर मैं सिर्फ वॉल की बात करने लगूँ तो वॉल के साथ क्या हो रहा है, वॉल पे क्या कहाँ कहाँ फोर्सेस लग रहे हैं वॉल वॉल पे पे, एक तो नीचे की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। हाँ ये n1 यहाँ पे और ये n2 यहाँ पे, ठीक, क्लियर है फिर ये सबको। हाँ यस मतलब सर। ऑपोजिट ऑफ ये कांटेक्ट फोर्स ना दो का। हाँ, और ये ऑपोजिट इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये अगर सिस्टम है देन दीज आर इंटरनल फोर्सेस, एंड इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इनका खुद का भी एक वेट होने वाला है, क्या हुआ, इनका खुद का भी लॉजिकली एक वेट है, वही बोल रहा था, ठीक है ना सर। मेरे को एक्चुअली आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो चलो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए, ठीक है। ओए ये क्या कर रहे हो, सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसा लगता है गलती से हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। गलती। कॉन्टैक्ट फोर्स तो चलो ठीक है, मैंने क्या बोला, ये नॉर्मल फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, स्पेसिफिकली इट इज़ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। एक और तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है विच एक्ट्स along द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, विच इज़ योर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। ये इमोजीज बाद में भेज लेना यार, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज़ अ नॉर्मल, फ्रिक्शन इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ अ पैरेलल कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर आपको ऐसा समझना है, फ्रिक्शन इज़ अ पैरेलल कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरेलल, it is a contact force that acts parallel. It is a contact force that acts parallel to the surface in surfaces in contact, surfaces in contact. और सर ये तो वो एंटी पैरेलल होगा उस मतलब वो फोर्स जो लगाया गया है बॉडी पे, है ना। नहीं नहीं, फोर्स पे नहीं डिपेंड करता है, इसका सिर्फ एक ही एंटी प्रिंसिपल है। मैं पैरेलल आ होगा रहा हूँ उसका उस पर, डायरेक्शन आ में रहा हूँ, बोल मैं रहा आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। फोर्स के टर्म्स में मत समझो वरना कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। इसको आप हमेशा हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि फ्रिक्शन क्या करता है, इट अपोजेस मोशन, अपोजेस मोशन, मोशन रोकने की कोशिश करता है, मोशन या फिर रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेस, रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। और इसी इसका से आपको डायरेक्शन भी यही होगा ना। डायरेक्शन इसी प्रिंसिपल से आपको पता लगता है, ठीक है। अगेन फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रिकल, इसका ओरिजिन भी इलेक्ट्रिकल है। जो भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल ओरिजिन होते हैं, वो एटॉमिक लेवल पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, एटम टू एटम अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन, उसकी वजह से आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फ्रिक्शन में अभी आपको दो तरह के फ्रिक्शंस आपको पता होंगे, मतलब मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वन इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड वन इज़ अ डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक। ठीक है, तो टाइप्स होते हैं, दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक
ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में इस चैप्टर में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विल डू इट इन प्रॉपर डिटेल जब हम रोटेशन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो अभी के लिए मैं एक्सक्लूड करके रखूँगा, अभी बस स्टैटिक और काइनेटिक के ही प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और एक डायनामिक बोल दो या काइनेटिक बोल दो, एक ही बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखो इन दोनों का नेचर सेम है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इनका मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है वो डिफ़र करता है, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, अच्छा इसको ठीक है। तो static friction, static friction, static friction is the parallel contact force that opposes motion when two bodies in contact are not moving against each other, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, इट इज़ दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन, मतलब ऐसे मोशन को रोक रहा है जो कि हो कौन सा सकता है मोशन? लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इंटेंडिंग। इम्पेंडिंग, अच्छा कोई इम्पेंडिंग, नॉइस होती इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे, द प्रिसाइज लैंग्वेज यूज्ड इज इम्पेंडिंग मोशन, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है। बट एक तरीके से आप समझ सकते हो दोनों ही रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब अपोज कर रहा है जब हुआ नहीं है बट हो सकता है फ्यूचर में, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब होने लगा है तो तब अपोज कर रहा है, ठीक है। बट एनीवे इट अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन, इम्पेंडिंग मोशन किस तरीके से अपोज करता है, पहले डायरेक्शंस का थोड़ा आइडिया लगाते हैं। तो सपोज अगर, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे आएंगे, आई विल स्टेट अ फ्यू लॉज जिससे आपको मैग्नीट्यूड का आइडिया लगेगा, बट पहले डायरेक्शन पे ध्यान देते हैं। डायरेक्शन, सपोज दिस इज़ अ ब्लॉक एंड इट इज़ ऑन अ सर्फेस, ये सरफेस है, ठीक है, मान लो इसका मास है। अगर मैंने इस पर कोई भी फोर्स लगाया F, अगर मैंने इस पर कोई भी एक फोर्स लगाया F, तो अगर ये सरफेस एकदम स्मूथ होता तो ऐसे में ये मूव करने लगेगा, ठीक है। बट अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है देन देयर विल बी फ्रिक्शन, एंड दैट फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू द Opposite to सर्फेसेस इन force. कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। अब कौन सा वाला, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, वो हमें कैसे पता लगेगा, तो आप इसको ऐसा सोचोगे कि अगर तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो फोर्स है ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करा देता, अब अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, इस रिलेटिव मोशन को, मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड को रोकने की कोशिश करेगा। तो कैसे कर सकता है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑन दिस मास m, सिर्फ इस मास m की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इस मास m की अगर मैं बात करूं, तो अगर फोर्स f इस डायरेक्शन में है, इस पे फ्रिक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एंड दिस विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द बॉडी हैज़ नॉट स्टार्टेड मूविंग येट, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब हाँ, अगर इस पर फ्रिक्शन ग्राउंड इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ग्राउंड पे भी एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बट वो हमें कभी दिखेगा नहीं या उसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राउंड थोड़ी कभी ऐसे मूव करता है, ठीक है। बट वो चीज़ क्लियर कब होगी, ऐसे क्लियर होगी। सपोज़ अगर हमारे पास एक सिचुएशन ऐसा है यहाँ पे ग्राउंड है, सपोज़ उसके ऊपर एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑफ मास m, ठीक है, और उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया ऑफ, एक और ऑब्जेक्ट अगर मैंने इसके ऊपर रख दिया, अरे ठीक है, मान लो ये m1 है और ये m2 है, ठीक। मान लो अब मैंने इस पे फोर्स लगाया F, नीचे वाले पे फोर्स लगाया F, ठीक है। तो कितने सर्फेसेस ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, एक तो ये 1 और 2 का इंटरफेस, और एक ये 2 और ग्राउंड का इंटरफेस, 2 सर्फेसेस है कांटेक्ट में, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगना चाहिए,
अगर मैंने बोला है कि हर एक सरफेस में फ्रिक्शन है तो यहाँ पे भी कुछ फ्रिक्शन होगा और यहाँ पे भी कुछ स्मूथ फ्रिक्शन। सरफेस नहीं है। हाँ, मैंने कह दिया है कि स्मूथ सरफेस नहीं है, हर एक सरफेस में फ्रिक्शन है, तो फिर इधर अच्छा भी हाँ, फ्रिक्शन तब होगा, और एक इधर भी फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं M1 का क्या सिचुएशन होगा, M2 का क्या सिचुएशन होगा। M1 का अगर मैं देखूँ, M1 को देखो अब। ठीक है, नहीं M1 से पहले M2 को देखो, पहले M2 को पहले देखते हैं। नहीं, M1 से ही स्टार्ट करो तो बेटर समझ आएगा। ठीक है, M1 से ही स्टार्ट करते। ठीक है, अब देखो अगर इस सरफेस में भी फ्रिक्शन है तो डेफिनेटली ये जो सरफेस इन कांटेक्ट है इसके पैरेलल इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कहीं पे तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप डिटर्मिन कैसे करोगे, तो आप ये सोचो अगर तो फ्रिक्शन नहीं होता और मैंने इस नीचे वाले पे फोर्स लगा दिया तो क्या होगा। जेंगा खेला किसी ने, जेंगा? फ्रिक्शन नहीं होता तब तो फिर वो M1 लेफ्ट आउट होता है, M2 चला जाता। इस पर एकदम से फोर्स लगेगा, ये निकल जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और M1 नीचे गिर जाएगा। हाँ जेंगा खेला होगा ना आपने किसी ने, उसमें जब हम ब्लॉक्स को एकदम स्पीड में रिमूव कर देते हैं तो जो ऊपर वाले ब्लॉक्स एकदम से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, वही सिचुएशन है, यहाँ फोर्स लगा, या आगे स्लाइड कर जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। मतलब इस वाले सरफेस पे कैसा मोशन हुआ, ये इधर रह गया और ये आगे चला गया। अब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। इस मोशन को कैसे रोक सकता है, इस मोशन को वो कैसे रोक सकता है, जब वो M1 को भी साथ में इसके साथ मूव कराए। तो मतलब M1 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन की वजह से, इन द सेम डायरेक्शन एज द मूवमेंट ऑफ M2। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको कि जो ये M1 है, M1 पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इज दैट क्लियर कैसे मैंने सर डिटर्मिन किया? अभी जब M1 M2 के नहीं, M2 के ऊपर जब M1 है तो M1 पे तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, मैं लग सारे रहा है फोर्सेस अभी सर, दिखा पर नहीं रहा जब हूँ, मैं बस अभी फ्रिक्शन की ही बात कर रहा हूँ। हाँ सर एक मिनट पर अगर M2 को बिना फ्रिक्शन का है, स्मूथ सरफेस है, हम्म, जब M2 मूव कर रहा है तो M1 जब मिड एयर में तो उसका नॉर्मल तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, जैसे ही कांटेक्ट खत्म सारे नॉर्मल फोर्सेस खत्म। ठीक है, मतलब हाँ, फिर वो कांटेक्ट mg खत्म से तो गिरेगा बस सिर्फ ना। नॉर्मल ही नहीं, फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा ना। अगर कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन भी तो नहीं होगा ना, फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ हाँ कांटेक्ट फोर्स। हाँ, ठीक है, तो फिर तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, वो जो M1 गिरेगा तो नीचे वापस गिरेगा, आएगा नीचे गिरेगा। इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ टेंशन के लिए जैसा ये कंडीशन था कि अगर द स्ट्रिंग इज़ नॉट टॉट देन टेंशन इज ज़ीरो, स्ट्रिंग अगर स्लैक हो गया तो टेंशन ज़ीरो हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी ट्रू है, अगर कांटेक्ट ही नहीं रहा तो नॉर्मल फोर्स ज़ीरो। और इस पर्टिकुलर फैक्ट का हम यूज़ भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, कुछ सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस में हम यूज़ भी करेंगे कि कितनी वेलोसिटी से अगर बाइक मूव कर रहा है तो वो हिल के ऊपर से जा सकता है, तो वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हो जाती है कि नॉर्मल इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वो करेंगे हम बाद में। बट ये देखो डायरेक्शन मैंने कैसे डिटर्मिन किया, ये समझ आया क्या सबको? M1 का डायरेक्शन, मतलब हाँ M1 सर। पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन, कि अगर तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो फोर्स लगने की वजह से M2 आगे चली जाती, एंड इस वाले सरफेस इन कॉन्टैक्ट में M1 पीछे रह जाता है, M2 आगे चला जाता है। इस रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन, तो इस वजह से फ्रिक्शन M1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इन द सेम डायरेक्शन एज द मूवमेंट ऑफ M2। ठीक है, एंड नाउ सिंस फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स ओवर हियर, तो फिर M2 की अगर मैं बात करूँगा तो M2 पे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं अब M2 की बात करने लगूँ, M2 की अगर मैं बात करूँ, M2 की अगर मैं बात करूँ तो जो ये वाला जो फ्रिक्शन था FS1, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस पर। ठीक ठीक है, दूसरी बात ये यहाँ पे भी कांटेक्ट में है। ठीक है, और ये वाला सिचुएशन तो इसी के बराबर है, तो ये देख के तो आप बता सकते हो कहाँ फोर्स लगेगा, इस वाले इंटरफेस पे या इस वाले सरफेस इन कांटेक्ट पे कहाँ लगेगा, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यहाँ। दिस विल बी FS2। और आपको चलो पता ही है कि F तो इस डायरेक्शन में लग ही रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन समझ आए सबको कैसे कहाँ पे कैसा लग रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये तो चलो था स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। ओके, अब हाँ, अगर हमारे पास इंक्लाइन होगा तो वहाँ पे भी आप फ्रिक्शन को ऐसे समझ सकते हो। इंक्लाइन में
क्या चेंज होगा इंक्लाइन में? बस ये सरफेस एंड कॉन्टैक्ट इज नाउ एन इंक्लाइन, तो जो भी फ्रिक्शन होगा इट विल बी अलोंग द इंक्लाइन, या तो अप से डाउन या डाउन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, उस पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, बट ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो कि अगर एक ब्लॉक है वो इंक्लाइन पे पड़ा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली देख ही लेते हैं ना, उसका मतलब फ्रिक्शन बहुत है। इसका मतलब फ्रिक्शन एनफ है टू बैलेंस आउट इट्स ग्रेविटेशनल वेट अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है वो भी हम देखते हैं, उस पर भी आएंगे, हम उस पर भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना था, रॉकेट प्रोपल्शन है सिलेबस में? रॉकेट propulsion यार एक्चुअली जनरली और पूछा नहीं जाता है, बट इट इज़ योर टीचर्स प्रेरोगेटिव, उनको अगर हाँ, पूछना है क्योंकि तो पूछ क्लास में सकते तो हैं। नहीं कराया था। वो पहले बुक में एक सेक्शन भी रहा करता था अलग से, लेकिन वो तो बहुत पहले हट गया है ना, 2015 से भी पहले हट गया था वो। 15 पर वाली ये किताब बुक भी तो देखोगे ना, उसमें उससे भी नहीं है। लेट है। क्या हुआ? याली बुक जो मैं लिया हूँ एसएलआर, उसमें हाँ ये उसमें होगा, उसमें 2020 तो होगा वर्जन ना। है। हाँ वो तो रेफरेंस बुक अच्छा, है ना, उसमें सारी चीज़ें होंगी, उसमें ठीक। सारी चीज़ें होंगी। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि एक तरीके से आप समझ सकते हो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो वो कोई रोक नहीं सकता इसको, इस क्वेश्चन को आने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट स्कूल एग्जाम्स में नहीं हाँ, आते हैं, ठीक। ठीक है। क्या बता रहा था मैं? हाँ इंक्लाइन, इंक्लाइन सभी बन गया। इंक्लाइन पे सपोज एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, मान लेते इसका मास m है, ठीक है। अगर हमें ऐसा सिचुएशन दे रखा है और हमें बताया गया कि ये ब्लॉक है ना, ये मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप बता पाओगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन सर ऊपर, अपवर्ड साइड। अपवर्ड साइड एंड फर्दर along the incline, because it has to be parallel to the surface of contact, ठीक। और अगर वो तो एकदम अगर बेस, ब्लॉक मूव भी करेगा तब भी वही होगा ना फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, वही केस हम मूव डिस्कस कर भी रहे हैं। करेगा, अगर मूव 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 करेगा करेगा भी तो तब भी काइनेटिक सेम फ्रिक्शन का डायरेक्शन। केस है, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए अभी तो टाइम है नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या, कैसा वर्क ठीक है। करेगा मूवमेंट के साथ साथ। अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो कैसा हो रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो कैसा हो रहा है, तो आप समझ सकते हो ना। अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो फिर इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन, अगर ये नीचे जा रहा होगा तो इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन, ठीक है। एंड ठीक। फर्दर हम डिटर्मिन भी करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ कितनी है। बट अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक कंडीशन है, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, तो फिर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? एम पे इट विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन। क्यों, कैसे डिटर्मिन करोगे? मान लो कि ये फ्रिक्शनलेस है तो ये तो नीचे जाएगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, इस मोशन को रोकेगा, तो इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है, तो ठीक ये है। स्टैटिक फ्रिक्शन का हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन का हम चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं पूरा, ठीक है। एंड एक बार वो हो जाएगा उसके बाद थ्योरी लगभग लगभग हो ही जाएगा, एटलीस्ट लॉज ऑफ मोशन वाले पार्ट का, तो हम कंबाइंड क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। सर्कुलर उसके बाद करेंगे, उसके बाद सर्कुलर के क्वेश्चंस करेंगे। सर्कुलर थोड़ा टॉपिक है ना, उसके लिए थोड़ा अलग से आपको टेंजेंशियल वो वगैरह वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। बट एनीवे सिंस आपका एग्ज़ाम में तो रोटेशनल तक आ ही रहा है ना, तो रोटेशनल के साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सर रोटेशनल उसके आगे आप हाँ ग्रेविटेशन 12th तक को आ रहा है ना एग्जाम आप है। लोगों का। हाँ 12th को एग्जाम है। क्या 12th को एग्जाम है। 12th को एग्ज़ाम है? हाँ मेरा 11th को। मेरा 23। पर हमारे स्कूल में खत्म नहीं हुआ अभी, इतना दिन छुट्टी हो गया, उन लोग रोटेशनल खत्म नहीं किया। मेरा शायद खत्म हो गया होगा। हम लोग को तो छुट्टी स्कूल था। नहीं जाता क्या? ठीक है। एनीवेज हमारा नेक्स्ट क्लास तो सैटरडे को है, एंड संडे को एज़ यूजुअल एक्स्ट्रा क्लास तो होगी, वो हाँ। टाइमिंग वही है 7 to 8:30, ठीक है। एंड वीएल चैप्टर कितना बचा है? थ्योरी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा सा ही बचा रहेगा, अच्छा फिर नेक्स्ट ठीक है। क्लास में थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। देखो मेन प्रायोरिटी तो आपको प्रायोरिटाइज ये करना है कि एनसीईआरटी के एटलीस्ट सारे बैक क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए सारे, ठीक है। तो हाँ। मेन वही प्रायोरिटी रखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है।